गाइस दिस इज न्यू सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और इसका हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसी जिसको आपको काफी दिन से इंतजार है वो है इसके डिटेल ड्राइव रिव्यू। हमने इस ड्राइव रिव्यू में कवर किया है इसके सस्पेंशन सेटअप, हमने बताया कैसा इसका स्टीयरिंग फीडबैक है और क्या ये सिटी में और हाईवे में चलाने लायक भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है एक्सेसिव बॉडी रोल हो इसके अंदर। तो वही तमाम चीजें आज जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। एंड जस्ट इन केस योर न्यू चैनल कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप यहां पे मिस आउट कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो चलाते हैं C3 एयरक्रॉस। अब देखो जो इसके अंदर इंजन आता है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं डिटेल में। ये 1.2 लीटर का इंजन है, सेम इंजन है जो C3 में आप देखते हो, और वही इंजन को जो है टर्बो चार्ज कर दिया गया है, वो भी आप C3 में देखते हो। ये है C3 एयरक्रॉस, यानी कि ज्यादा बड़ी SUV, और आपको मिलेगा इसके अंदर 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये जो है वो ब्रोशर रीडिंग हमें नहीं करनी है, मुझे आपको बताना है चला के गाड़ी कैसी लगती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने ये गाड़ी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर जो है चला लिया एज ऑफ नाउ सिटी के अंदर, और आपको एक डिटेल्ड रिव्यू हम देंगे। वी वर प्रेजेंट एट द मीडिया लॉन्च ऑफ दिस कार। जब ये लॉन्च हुई थी तो हमने काफी लंबे टाइम तक चलाई थी, कंटेंट भी दिया था। एंड चलिए अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसके अंदर लगी है एक की फॉब, नॉर्मल की फॉब है। ये पैसिव कीलेस एंट्री इसके अंदर नहीं आती है, नॉर्मल कीलेस एंट्री आती है। दैट मींस कि जब आप गाड़ी के अंदर जाओगे तो आपको लॉक अनलॉक का बटन इसी से एक्सेस करना पड़ेगा। सिंपल डोर हैंडल्स हैं, मतलब आपको एंट्री लेवल डोर हैंडल्स ही लगेंगे। ये ऐसा नहीं है कि फ्लिप डोर हैंडल्स मिलेंगे या पॉपअप होने वाले डोर हैंडल्स मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये है लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक छोटी सी इल्यूमिनेशन लाइट डलती है, तो ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ लॉक हुआ है, अब अनलॉक हुआ है। दैट्स इट। ये इतनी सी की फॉब है। मतलब ये सच में मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ की फॉब से, फॉर द अमाउंट आई एम पेइंग एटलीस्ट। तो की फॉब का डिजाइन के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है, बिकॉज इट इज सेम की फॉब विच इज ऑल्सो यूज्ड इन C3। तो बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना तो हल्का सा आप देखना वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर आएंगी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ना केवल बाहर, आप यहाँ डैशबोर्ड पर भी थोड़ी वाइब्रेशन फील करोगे जैसे। तो ये देखिए वाइब्रेशन अब आप नोटिस करना। सेफ्टी के मामले में डुअल एयर बैग सेटअप आपको मिलता है। मुझे लगता है 6 एयर बैग्स यहाँ पे आने चाहिए थे, क्योंकि इसके किसी भी वेरिएंट में 6 एयर बैग्स का ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है। आपको ABS विद EBD जैसे फीचर जो है ऑफर किए जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम चीजें जो है मिलती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आपके पास में दिया गया है, तो वो आपको सेफ्टी के मामले में डिसेंट सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, कंफर्ट के मामले में ये सीट जो है वो कंफर्टेबल है। तो लगता है थोड़ा सा और बड़ा साइज जो है वो सीट्स का हो सकता था। यहाँ पे हल्का सा साइज बड़ा होता तो ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट होता, एंड अंडर थाई सपोर्ट के साथ में कंफर्ट भी यहाँ पर बढ़ता, जिसकी वजह से जो लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नीज हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको बैठना है स्टैटिकली एक पोजीशन पे, तो वहां पर ये कमाल के जो है वो यहाँ पे महसूस करवाती है आपको, और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देने में सक्षम होती। गाइस जो व्यू आपको मिलता है फ्रंट में भी एंड साइड में भी वो अच्छा है। काफी मैं इंप्रेस्ड हूँ इसके व्यू से। एक तो आपके पास में बोनेट विजिबल होता है, जब बोनेट विजिबल होता है तो कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्ट्रोफोबिक जगह से आप निकल पाते हो। आपको पता होता है कि कितने एंगल से मुझे गाड़ी काटनी है, कि यहाँ पर जो है वो एकदम बच के रहे, एकदम प्रॉपर रहे, और मैं बचा सकूँ अपनी गाड़ी को बाकी कहीं पर लगने से। वो एक तो व्यू एंगल काफी अच्छा है, कमाल का है। रियर का भी जो व्यू एंगल है वो भी काफी अच्छा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो रियर में भी आप बहुत बड़ा सा विंडशील्ड जो है यहाँ पे देख पाएंगे, जिसकी वजह से अच्छा व्यूअरशिप आपको यहाँ मिलती है। ORVM का डिजाइन जो है वो ठीक है, डिसेंटली डिजाइन है, मतलब डिजाइन में कोई फॉल्ट नहीं है, बट यहाँ पर व्यू में थोड़ा सा फॉल्ट है। थोड़ा सी बड़ी जो है वो अगर यहाँ पर हो पाती तो ज्यादा बेहतर होता, हल्के से बड़ी जो है वो यहाँ पर अगर हो पाता तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, जरा गियर प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। जो गियर प्ले है वो थोड़ा ज्यादा है, हल्के से वाइब्रेशन है, एंड वो लूज बड़ा है, तो हल्का सा मूवमेंट जो है उसके अंदर है, वहां पर जरा काम किया जा सकता था। बट 6 गियर ऑप्शन होने की वजह से आपको जो है क्विक शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। 6 गियर ऑप्शन होने की वजह से आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा अब शायद डाउन शिफ्ट कर लेता मैं, तो वो चीज कमाल की है। तो गियर रेशियो जो है वो कमाल के रखे गए हैं, और अमेजिंगली ट्यून जो है उसको किया गया, मैं यही कहना चाहूंगा। एसी की परफॉर्मेंस इज गुड। अगर आप गर्मियों में खरीद रहे हो इस गाड़ी को, गर्मियों में चलाने के लिए खरीद रहे हो, तो एसी काफी चिल है। मुझे लगता है कि सेकंड एंड थर्ड रो को भी कूल करने के लिए सक्षम है, क्योंकि रूफ माउंटेड एसी वेंट्स लगे हुए हैं, एंड दैट इज अ प्रो ऑफ दिस कार, क्योंकि रूफ माउंटेड से जो है वो ज्यादा आप एरिया को ज्यादा कवर कर सकते हो। जब बॉटम माउंटेड होते हो तो चीजें ना ऑब्स्ट्रक्ट करके उस ब्लोअर की इंटेंसिटी को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे से अगर ऊपर हवा आ रही है तो क्योंकि ऊपर की तरफ बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सीट है या ह्यूमन बॉडीज हैं, वो टच करके इफेक्ट को कम कर देगा, जबकि रूफ माउंटेड जो है
हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पर हवा थ्रो करते हैं। यही रीजन है कि सेंट्रलाइज्ड एसी जो है वो टॉप माउंटेड होते हैं, नॉट बॉटम माउंटेड। अच्छा, रात में जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो इसकी लो बीम एंड हाई बीम ठीक है। मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार हेलोजन होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है इंटेंसिटी कम हो, बट रिफ्लेक्टर यूनिट होने पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं अच्छे से चला पा रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एलईडीज आते तो और चीज़ें जो है वो उभर के सामने आती और व्यू आपका बढ़ता एंड ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। उनका जो थ्रो होता वो ज़्यादा बेहतर होता। तकरीबन 60 वॉट के करीब अगर हम यहाँ पे बल्ब इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतरीन मुझे लगता है ये थ्रो मिलता। तो हेलोजन की जगह एलईडीज ही दे देते, नो मैटर वो रिफ्लेक्टर में ही माउंट होती तो भी कोई इशू नहीं आता। बट वहां पर जरूर कॉस्ट कटिंग की गई है एंड वहां पर जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप नहीं दिए गए हैं, विच इज इन ट्रेंड राइट नाउ। एबीसी पैडल के बीच में डिस्टेंस काफी है, तो ऐसा नहीं है ओवरलैपिंग ऑफ शू जो है वो हो रहा है या फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, पैर जो है स्ट्राइक हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड पैडल नहीं है, इसकी जरूर शिकायत है। जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे चलेंगे तो लेफ्ट वाले पैर के लिए एक डेड पैडल जरूर हो जाते हैं, स्पेशली इन दिस सेगमेंट, क्योंकि लगभग सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे डेड पैडल ऑफर करती हैं। इनफैक्ट छोटे सेगमेंट में भी डेड पैडल जो है वो तो आने लगा, उसको लेकर जरूर मुझे लगता है। विंडो के कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर 2 दिए गए हैं एंड इधर 2 दिए गए हैं। तो अगर ड्राइवर चाहे तो पीछे के कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब ऑब्वियसली कर पाएगा लेकिन वो उनको लॉक नहीं कर सकता। जैसे मैं चाहता हूँ कि पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं वो अपना विंडो स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन ना करें, तो मैं लॉक मैकेनिज्म के तौर पे यहाँ पर एक बटन दिया रहता है, वो यहाँ पर मिसिंग है, जिसकी वजह से अगर बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और वो बार बार विंडो खोल रहे हैं एंड आपकी ड्राइविंग जो है उसकी वजह से इरिटेट हो रही है या मैं कहूँगा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ कॉन विद दिस कार। एंड ऑल्सो द प्लेसिंग ऑफ विंडो, पावर विंडोज, उनके जो स्विचेस हैं वो दूसरे साइड पे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिटेशन और बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक बार तो इधर ध्यान देते हैं फिर दूसरी बार पीछे के लिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट जो सेकंड रो का पैसेंजर है उसको भी अपनी पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन छोड़नी पड़ती है जस्ट टू एक्सेस द विंडो कंट्रोल्स। बाकी एर्गोनॉमिकली इट इज वेरी गुड। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आते हैं, बट जितने भी स्विचेस हैं एंड नॉब्स हैं वो इजिली एक्सेसिबल है यहाँ पर, उनको लेके कोई भी शिकायत एक्चुअली में नहीं है। क्या क्या शिकायत है वो मैंने आपको बता दी है, क्या क्या प्रोज जुड़े हुए इस गाड़ी के साथ में वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा इंतजार मुझे रहेगा एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, अगर इसके साथ में आता है तो। अब मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो ऐसा बनाया जाएगा जो C3 में भी लग सके। तो ऐसा तो नहीं है कहीं AMT या टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि DCT अगर इसके अंदर लाया गया तो ऑब्वियसली काफी सारे जो है वो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, जो कि इसके वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को थोड़ा डाउन करेगी। तो ऐसे में देखते हैं कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और अगर ये गाड़ी आपको अच्छी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार क्या क्या अच्छा लगता है। मुझे तो इसकी ड्राइव क्वालिटी काफी पसंद है, इसके सस्पेंशन सेटअप एंड स्टीयरिंग के ऊपर आने वाला जो वेट है वो काफी कमाल का लगता है, एंड यही रीजन है कि ये मेरी लिस्ट में आती है टॉप पोजीशंस में व्हेन इट कम्स टू वैल्यू फॉर मनी ड्राइविंग एंथुसियास्ट रिलेटेड कार्स। उन गाड़ियों की लिस्ट में ये बेशुमार नंबर्स यहां पर गेन करती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम, कीप कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।